लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 94 सीटों पर वोटिंग हुई। 3 चरण में अब तक 285 यानी आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। चुनाव की शुरुआत में तमाम मुद्दे चर्चा में रहे। विपक्ष ने 24 के चुनाव को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। आरोप लगाया कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तपेश बढ़ी, तमाम मुद्दे झुलसते चले गए और 24 का महासंग्राम पूरी तरह से हिंदू मुसलमान और आरक्षण के चक्रव्यूह में उलझ गया। वोटों की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण ध्रुवीकरण का सबसे पुराना हथियार रहा है। कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। विपक्ष एक बार फिर इसी हथियार के जरिए वोटों की फसल काटने की जुगत में लग गया है। पहले राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का हवाला दिया और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात कही। राहुल ने कहा कि यह हर राज्य की मांग है। फिर तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में मुसलमानों समेत सभी पिछड़ों वर्ग के लिए आरक्षण शुरू किया गया था। और अब आज की बात मैं आपको बताता हूं, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने का समर्थन कर दिया। हालांकि बाद में वो पलट गए। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले दांव से सियासी घमासान और तेज हो गया। बीजेपी हमलावर हो गई और इंडिया गठबंधन पर संविधान बदलने की साजिश और पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देने का आरोप फिर से लगने लगा। कर्नाटक सरकार का हवाला देकर मोदी सरकार पहले से ही कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। मुसलमान आरक्षण के जरिए कैसे चुनावी समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिया। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान आपने सुना। लालू के मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया। हालांकि लालू यादव बाद में अपने बयान से पलट गए। वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय पर ही के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी अब कह रही है कि यह साफ हो गया है कि विपक्ष एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। आरजेडी के लिए M+Y में M प्राथमिक है और Y पीछे रह गया है। मुस्लिम आरक्षण पर सियासत गर्म हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। पिछले दिनों तेलंगाना में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही हैं, जो संविधान के खिलाफ है। पीएम के हमले के बाद देश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई। अमित शाह ने भी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल किए जाने को लेकर बहस छिड़ी और आरक्षण का मुद्दा चुनाव के सेंटर में आ गया। राहुल गांधी पहले ही आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र में भी इसका जिक्र है। अब लालू यादव के बयान ने तो बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है।
बीजेपी सवाल पूछ रही है कि तुष्टीकरण के लिए बाबा साहब अंबेडकर की पीठ पर छुरा कौन घोंप रहा है। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस देश में विभाजन की नींव रख रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लालू यादव से पहले उनके बेटे तेजस्वी यादव भी हिंदू मुस्लिम पर बहस को जन्म दे चुके हैं। तेजस्वी ने भी तीनों सेनाओं में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया और कहा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू हैं, सभी राज्यों के सीएम हिंदू हैं। इसके बावजूद बीजेपी को लगता है देश में हिंदू खतरे में हैं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान भी मुस्लिम आरक्षण की कोशिश हुई थी, जब रंगनाथ मिश्र की कमेटी ने ओबीसी के 27% आरक्षण में से मुसलमानों को 6% देने की बात कही थी। सच्चर कमेटी के जरिए SC/ST के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश हुई थी, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। एक बार फिर कांग्रेस उसी राह पर है। हालांकि लालू के बयान पर जयराम रमेश सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। और उसका श्रेय देवेगौड़ा जी ले रहे हैं। आज देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू ने इसका श्रेय लिया है। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में हम वही करेंगे जो कर्नाटक में हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि पिछड़े वर्ग को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है। धर्म आधारित आरक्षण के बीजेपी के आरोप गलत हैं, जबकि पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से ओबीसी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण की ये पूरी राजनीति चुनावी है। दरअसल देश की 92 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 14 से 54% तक है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी नेताओं की जुबान पर बार बार मुस्लिम का नाम आता है, लेकिन कांग्रेस को टेंशन इस बात की भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को साधने के चक्कर में बहुसंख्यक हाथ से निकल जाएं। ओबीसी आरक्षण का मामला इतना ज्यादा हाईलाइट बार बार क्यों हो रहा है? इसके बैकग्राउंड में ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार के सपोर्ट पे 2014 और 2020 में रहा है। इसको मैं आंकड़ों के सामने आपके सामने रखूंगा, आंकड़ों के साथ। लेकिन अपने बयान पर चौतरफा घिरे लालू प्रसाद यादव बाद में अपने बयान पर पलट गए। कैसे, आइए सुनते हैं। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी
हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है, हमारे गठबंधन हम जीतेंगे। जानकार मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ये समझ चुके थे इस बयान से उनको आने वाले फेजेस में डेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने फौरन इस बयान पर सफाई पेश की। इधर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक मॉडल का जिक्र बार बार करके कांग्रेस पर हमला बोलते हैं। मोदी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तो कर्नाटक मॉडल क्या है? सिद्धारमैया सरकार ने कैसे ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को शामिल किया है, जिसे लेकर वो मोदी सरकार के निशाने पर है और बीजेपी बार बार हमला कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार ने रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया। श्रेणी 2B के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है, जिसके तहत उन्हें अलग से 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि कर्नाटक में ओबीसी की कितनी जातियां और मुसलमानों की जातियां ओबीसी की कौन कौन सी कैटेगरी में आती हैं और उन्हें कितना आरक्षण मिल रहा है। कर्नाटक में ओबीसी जातियों की 5 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में ओबीसी की 391 जातियां हैं, जिसमें मुसलमानों की 17 जातियों को शामिल किया गया है। इस कैटेगरी को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके बाद 2A कैटेगरी है, जिसमें ओबीसी की 393 जातियां हैं, इसमें मुसलमानों की 19 जातियों को शामिल किया गया है। इस कैटेगरी को 15% आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके बाद आता है 2B कैटेगरी, जिसमें राज्य के सारे मुसलमानों को शामिल कर दिया गया और इस कैटेगरी को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। और इसी कैटेगरी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है 2B को लेकर, जिसमें सभी मुसलमानों को शामिल किया गया है, चाहे वो ऊपरी जाति के हो, चाहे वो मुसलमानों में निचली जाति के हो। इसके बाद ओबीसी की 3A और 3B कैटेगरी है, जिसमें 50 और 48 जातियों को शामिल किया गया है। इसमें आरक्षण का लाभ 4 और 5% मिलता है, जिसमें कोई मुस्लिम जाति शामिल नहीं है, क्योंकि 2B में सारे मुसलमानों को कवर कर लिया गया है। और इसी 2B वाले कर्नाटक मॉडल को बार बार बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर विवाद क्यों है, यह भी मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का जो आरोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है उसे आपके सामने रखते हैं। कर्नाटक में ओबीसी के तहत कुल 32% का आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2A में मुसलमानों की 36 जातियों को शामिल किया गया है, जिसके तहत इन जातियों को 19% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि मुसलमानों को अलग से 2B के तहत 4% आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुसलमानों की सभी जातियों को 2B कैटेगरी में अलग से शामिल क्यों किया गया है, जबकि 36 मुस्लिम जातियों को 2 कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ पहले मिल रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। मुसलमानों को दिया गया 4% का वही कोटा है जिसे कर्नाटक की पिछली बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था, और यह आरक्षण लिंगायत और वोकालिगा में बांट दिया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से कोटा मुसलमानों को दे दिया गया। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है और इसी कर्नाटक मॉडल को बीजेपी कहती है कि धर्म के आधार पर पूरे देश में लागू करने की मंशा है। अब जरा कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का पूरा खेल क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटक में मुसलमानों की जो आबादी है वो तकरीबन 13% के करीब है। ओबीसी की कुल आबादी 32% करीब है। कैटेगरी 1 के तहत 4% आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। कैटेगरी 2A के तहत 15% आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। कैटेगरी 2B के तहत 4% अलग से सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, यानी मुसलमानों को करीब कुल आरक्षण का करीब 23% मिल रहा है और यह विवाद का विषय है। इसी को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि धार्मिक आधार पर नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण दिया गया है। लेकिन सवाल यह कि क्या राज्य की सभी मुस्लिम जातियां ओबीसी के तहत आती हैं? अगर नहीं तो फिर सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है कैटेगरी 2B के तहत? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान कहीं से भी नहीं है, तो फिर बैकडोर से क्यों सबको धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, यह सवाल बनता है। मुसलमानों को अलग से 4% आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? हालांकि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का खेल बहुत पुराना रहा है। 90 के दशक में कांग्रेस समर्थित वीरप्पा मोइली सरकार ने ओबीसी के बीच 2B कैटेगरी बनाई थी और अनुसूचित जाति के उन लोगों को 6% का आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म अपना लिया था। इनमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया था, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि आरक्षण की कुल सीमा 50% को पार कर गई थी। 1995 में HD देवगौड़ा सरकार ने फैसले में संशोधन कर फिर से इसे लागू कर दिया। तब से आरक्षण लागू था, लेकिन पिछली बीजेपी की मुंबई सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस सरकार की सत्ता में वापसी हुई और 4% मुस्लिम आरक्षण फिर से आ गया। इसी को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा है कि अगर उनकी महागठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण की सीमा को 50% से और ज्यादा ऊपर बढ़ाएंगे। अब सवाल यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक उनकी जांच से साबित होता है कि कर्नाटक सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया है। इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी के बाद कर्नाटक सरकार से उस फैसले को लेकर जवाब मांगा गया, जिस पर 23 अप्रैल को राज्य सरकार ने जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति है और न ही धर्म है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के विवाद पर पिछले दिनों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने भी बयान दिया था। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए और भी SC/ST का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफेक्शन किया हुआ है। कैटेगरी 1B में भी 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है धर्म। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। तो बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, किन किन राज्यों में मुस्लिम रिजर्वेशन की व्यवस्था है ये भी आपको बताते हैं। मुस्लिम आरक्षण में कर्नाटक मॉडल के बाद आपके जहन में यही सवाल होगा, क्या सिर्फ कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है या देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है? मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे दिया जा रहा है? मुस्लिम आरक्षण की क्या स्थिति है? चलिए आपको बताते हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान है, किन किन राज्यों में यह लागू किया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत देश में 3743 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकारें आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना इसमें अन्य जातियों को शामिल करती रही हैं। मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया, लेकिन सभी मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ अपर कास्ट और कुछ ट्राइबल कैटेगरी में भी आते हैं। यानी कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उन्हीं राज्यों में जहां मंडल आयोग लागू है। पहले यह देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। जो मैंने आपकी स्क्रीन पर सामने रख दिया, ये वो राज्य हैं जहां मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया। इसी तरह केरल और बिहार में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरी में 10% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई हैं। तमिलनाडु के 90% मुस्लिम समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और तमिलनाडु में भी विवाद का बहुत बड़ा विषय है, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत कर आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चला गया है। यानी नियम के मुताबिक उन्हीं मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सभी जातियों को नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि कर्नाटक में 2B कैटेगरी के तहत किया गया। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, जिसे लेकर विवाद है और सियासत भी गर्म हो गई है। लेकिन ओबीसी की चर्चा बार बार क्यों होती है और चुनाव में आरक्षण की सियासत, ओबीसी की सियासत यूं ही गर्म नहीं हो जाती है? ओबीसी के आरक्षण में सेंध का मुद्दा पीएम मोदी ऐसे ही बार बार नहीं उठा रहे और बार बार महागठबंधन भी ऐसे ही जिक्र नहीं कर रहा है। दरअसल देश में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं और बीजेपी को ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट मिलता है। ये मान लीजिए, समझ भी लीजिए कि 2019 में मोदी सरकार बनने के पीछे, 303 सीटें आने के पीछे ओबीसी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा रोल रहा। 2019 में बीजेपी को ओबीसी का 40% से ज्यादा वोट मिला था और यही वजह है कि जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा करके विपक्षी गठबंधन ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि मोदी सरकार को रोका जा सके। और यही एकमात्र फॉर्मूला है महागठबंधन के लिए मोदी सरकार को रोकने का। अब आपको ओबीसी वोट बैंक का पूरा गणित मैं जल्दी से समझा देता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी 52% के करीब है, जबकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS के मुताबिक देश में ओबीसी की आबादी 46% के करीब है। इनमें SC, ST 20 और ST 10% के करीब है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा काम यह किया है कि ज्यादातर ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ा है, जिसे बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती रही है। इस बार के चुनाव में मोदी ने जो मिशन 400 का नारा दिया है, उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद ओबीसी वोट बैंक है, जिसे उसने इस बार 50% तक, यानी कि बीजेपी इस बार चाहती है कि 50% ओबीसी का वोट बीजेपी को मिले। यह समझ लीजिए कि पिछले 10 साल में बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक डबल हो गया है और यही
महागठबंधन की दुखती रग भी है, जिस पर बार बार वो अटैक कर रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट बैंक मिला, जबकि 2014 लोकसभा के चुनाव में 2009 के बाद बीजेपी को यह वोट बैंक बढ़कर 34% हो गया, जब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। और 2019 लोकसभा के चुनाव में यह वोट बैंक उछलकर पहुंच गया 44%। अब 2024 में बीजेपी चाहती है कि इसे पहुंचाया जाए 50% के ऊपर। 2019 में क्या हुआ? 44% लोकसभा में जब ओबीसी के वोट मिले तो बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद चुने गए। बीजेपी के 1358 में से 27% ओबीसी विधायक हैं। बीजेपी के 163 में से 40% ओबीसी विधान पार्षद हैं। वैसे तो देश में इस समय ओबीसी आबादी कितनी है, इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को जाति जनगणना की काट माना जाता रहा है। ओबीसी कोटे के लिए 2017 में केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था और हाल ही में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। माना जा रहा है अगले टर्म में मोदी सरकार रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है और इसी वजह से विपक्ष में बेचैनी है। विपक्ष जानता है कि अगर मोदी को रोकना है तो ओबीसी वोट बैंक का काट जो है वो ढूंढना होगा और ओबीसी वोट बैंक को मोदी सरकार से अलग करना होगा। इसलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आई तो ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और इस नैरेटिव के आधार पर इस वोट बैंक को तोड़ने की एक कोशिश सामने आती है। आरक्षण की सियासत के जरिए ही यूपी में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव ने सत्ता का सुख भोगा और एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे से ही विपक्ष सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। जरा साल 2015 की बात मैं कर रहा हूं, 10 साल लगभग पहले की बात। लालू प्रसाद यादव आरक्षण पर क्या बयान दे रहे थे, जिसके बाद बिहार का चुनावी रुख बदल गया था, वो सुनिए और उसके बाद आज का बयान आप उसे मैच कराइएगा। दोनों बयान में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। सुनिए। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, ये 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठो उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। अगर तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर। सोए हुए लोगों को जगाने का तुम काम कर रहे हो। हमारा अधिकार ये कहाँ ले जाना चाहता? ये तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा फहराना चाहता। पिछड़ों का, कमजोरों का आरक्षण बीजेपी खत्म कर देगी। 2015 का यह बयान, 2014 में भी, 24 में भी वही सेम बयान, यानी कि रणनीति अभी तक विपक्ष की नहीं बदलती दिख रही है। 2024 के चुनाव में इसका कितना इंपैक्ट होगा, क्या इंडिया गठबंधन फायदा उठा पाएगा या इंडिया गठबंधन को डेंट होगा, ये 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएंगे।